गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, जहाँ जो आप लोगों पे देखा आपने एडिमा और ओडिमा, तो अब ये जो दिख रहा है डियर, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। आज जो मैं टॉपिक ले आया हूँ डियर ना, ये जो है कि आपके लिए समझ बेहद इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें डियर जानते हैं जो भी कोई नर्सिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं से भी हो, तो इसमें जो है ये शब्द एडिमा और इसको एडिमा भी स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन मतलब सेम है, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट में मिलता है, सभी नर्सिंग के सब्जेक्ट में मिलता है, कहीं ना कहीं देखो तो मिल जाता है एमएसएन में, फंडामेंटल में, मतलब कि ढेर सारे सब्जेक्ट में ऐसे कोई भी डिजीज हुआ, कोई भी डिसऑर्डर हुआ, कोई भी दिक्कत हुआ तो एडिमा शब्द दिखता है। तो ये शब्द आते ही बच्चों को कुछ तो कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ भी तो ऐसे बोलते ही नहीं है कि हाँ एडिमा का मतलब ये है, ऐसे बता दिए, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसे चलता रहता है। तो आज मैंने सोचा कि इसका एडिमा का एकदम पूरा कन्फ्यूजन ख़त्म ही कर देते हैं और अच्छे से बढ़िया से बता ही देते हैं कि एडिमा है क्या। तो ये नर्सिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो डियर, सभी में ये वर्ड आता है, ये वर्ड सुनने को मिलता है या फिर ये जानने को मिलता है या लिखने को भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ठीक से आंसर नहीं दे पाते हैं, या फिर जो पता होगा तो सिर्फ सीधा बस खाली एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा, यही कर रहे हैं स्वेलिंग, तो वो स्वेलिंग कोई एडिमा समझ जाता है। तो आज ये कन्फर्म हम करेंगे कि एडिमा और स्वेलिंग ये क्या है। तो नॉर्मल अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं अगर देखने से तो वो तो स्वेलिंग ही होगा, ठीक है डियर। तो आज इसी सब्जेक्ट को इसी एक वर्ड पे हम इतना मतलब कि ज़्यादा आपको समझा देंगे, कभी आपको मतलब कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं कि ये किस लिए होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है, या फिर ये होता क्या है, ये सब हम बता देंगे आज से। अब ये दिक्कत रहेगा ही नहीं। तो एडिमा होता क्या है, तो देखिए अच्छे से समझिएगा, सब बताऊंगा, मतलब कि एडिमा सिंपली किस वजह से होता है, कैसे होता है, और वीडियो को डियर पूरा देखिएगा और बढ़िया से, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कभी जब भी टीचर बोलेंगे एडिमा या ओडिमा जो भी बोलेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत वही हो सकता है, इस वजह से ये आया है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिक्कत है, इस वजह से ये शब्द आया है, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगा कि एडिमा क्या है। तो चलिए ये डियर देर नहीं करते हैं, आपको हम बताते हैं। देखिए एडिमा को अगर हम वैसे कहें डेफिनीशन की बात करें तो, और इसको कई और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए एडिमा या ओडिमा इसे बोलते हैं या फिर एडिमा बोलते हैं। इन जनरल वे में जैसे सामान्यतः लुक, स्वेलिंग एंड पफिनेस, जैसे बाहर से देखिए एक तो स्वेलिंग शब्द कौन बोलता है, जैसे मान लीजिए कि जो नहीं जानता विलेज का है, एकदम गांव का है, ठीक है, विलेज का है, गांव का है, या फिर जो नहीं जानता है तो वो कहेगा कि यार ये तो बहुत स्वेलिंग है, बहुत फूला है, ऐसा बोलेगा, स्वेलिंग है। लेकिन आप वहीं पे खड़े रहेंगे तो आप कहेंगे क्या, स्वेलिंग नहीं है, एडिमा है ये, ठीक है, एडिमा है। तो अब वहीं पे और कोई जानकार आ गया आपसे, मतलब कि जान लीजिए जैसे आप थोड़ा सा और जान रहे हैं, फिलहाल जब ये आज मैं वीडियो बता दूंगा तो सबसे जानकार आप वहीं पे हो, उसमें से सबसे जानकार आप हो जाएंगे और आप बताएंगे कि ये कौन सा एडिमा है, क्यों है, कैसे है। तो डियर ये एडिमा जो होता है, इस सिंपल में उसी को स्वेलिंग बोल रहे हैं, सामान्यतः उसको स्वेलिंग बोल रहे हैं कि फूला हुआ है, लेकिन आप पहुँचोगे कहोगे कि नहीं ये एडिमा है, ठीक है, एडिमा है। फिर अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप कहोगे कि नहीं ये नॉन पिटिंग एडिमा है, नहीं ये पिटिंग एडिमा है, नहीं ये क्या, तो ऐसे। तो एडिमा भी कई टाइप का होता है डियर, और किसी भी बीमारी में आपको मिलता ही रहता है। फ्लूइड ओवरलोड हो गया बॉडी में, कम हो या बॉडी में उसमें जो है कि कोई हेमरोज हो गया इंटरनल, ठीक है, ब्लीडिंग हो गई इंटरनल, उसकी वजह से। तो ये होता क्या है डियर, इसमें इट इज़ लुक लाइक स्वेलिंग या पफिनेस का मतलब एकदम सॉफ्ट, ऐसे दबेगा, सॉफ्ट लगेगा और ऐसे उंगली से दबाएंगे तो दब जाएगा। तो जो दब जाता है डियर वो पिटिंग एडिमा है, जो नहीं दबता है, दबाएंगे फिर तुरंत उठ जाता है तो वो नॉन पिटिंग एडिमा है, ठीक है। फिलहाल पहले देखिए इसमें, इट इज़ एन एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए डियर ये क्या है, एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, और एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड कहाँ इकट्ठा हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। देखिए हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो डियर, कोई भी पार्ट हो, आपको पता है कि जो सेल हैं, ठीक है, जो सेल हमारी बॉडी में बनी हुई, उन सेल के बीच से, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल टिश्यू है,
सेल का ग्रुप है, ये टिश्यू है, ठीक है। एक जगह किसी का ले लीजिए, किसी पैर से ले लीजिए या किसी कहीं से ले लीजिए, शरीर के कहीं से, तो कहीं ना कहीं उसमें सेल ही होगा, सेल होगा और ब्लड वेसल होंगे, न्यूरॉन्स होंगी और लिम्फ नोड होंगे। तो डियर देखिए, ये मान लीजिए टिश्यू है, टिश्यू के अंदर से मान लीजिए ये ब्लड वेसल गया है, ठीक है, ये ब्लड वेसल गया है और इसमें से भी ब्लड वेसल इधर भी गया है, सारी सेल को ब्लड वेसल पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारे हर एक कोशिकाओं के पास तक ब्लड वेसल जाता है और अगल बगल लिम्फ नोड भी जाता है उसी साथ और न्यूरॉन्स भी जाते हैं। इसीलिए हम एनवायरनमेंट को, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बाहरी वातावरण को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पेन कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मुझे अनकम्फर्ट फील हो रहा है, मुझे कंफर्ट फील नहीं। तो ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये ब्लड वेसल गया है डियर, ठीक है। सिंपल एकदम अच्छे से समझिएगा तभी समझ में, मतलब कि कंसंट्रेट होकर देखिए। तो ये ब्लड वेसल है, टिश्यू देखिए, टिश्यू ये है, सेल के सेल ग्रुप ऑफ सेल क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये जो है पहले एक सेल है, तो एक सेल से ये क्या बना है, ये टिश्यू, ढेर सारे टिश्यू बने, ढेर सारे सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये जो है कि ब्लड वेसल गया है इसमें से, ध्यान से देखिए। अब इन सेल के बीच में जैसे मान लीजिए ये जो बीच में स्पेस है, जैसे मान लीजिए एक सेल ये हो गया और एक सेल ये हो गया और इधर देखिए जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ये तो ये सेल हो गया। इसके बीच में जो ये स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस खाली है, यही होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, यही होता है देखिए मैं जो भर रहा हूँ रेड कलर से, तो यही होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियस स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस या स्पेस बिटवीन क्या कहते हैं, सेल के बीच में जो जगह होता है उसे कहते हैं। तो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड सेल से निकल के बाहर यहाँ इकट्ठा हो जाता है, स्पेस में सेल से निकल के यहाँ बाहर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इसी को बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये इसके होने के से क्या हो जाएगा, अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ अल्ट्रेशन इन ऑनकोटिक प्रेशर। जैसे देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे ये ब्लड वेसल है, देखिए ये ब्लड वेसल है, इसके बीच में गया, ये ब्लड वेसल है। अब इसमें क्या है, ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लड जा रहा है और इसमें ब्लड के बाहर जो है, जो ये सेल का स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ पे देखिए अगर इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हुआ, यानी कि, और आपको एक खास और बता दूँ बात कि ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये जो बाहर है, और सेल के अंदर वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल है। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत तब होगा, एडिमा तब होता है, फ्लूइड आता कहाँ है, ब्लड से, तो ब्लड कहाँ है, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको कि ब्लड वेसल में अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, सांद्रता ज़्यादा हुआ ब्लड वेसल में, तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड जो है कि मूव करेगा अंदर की तरफ, और ब्लड वेसल में क्या फ्लूइड ज़्यादा हुआ तो फ्लूइड बाहर की तरफ मूव करेगा सीधा, ठीक है, फ्लूइड बाहर की तरफ, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड मूव कर जाएगा। तो ये ब्लड वेसल में जो, जैसे मान लीजिए कि किसी को आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं, आईवी के थ्रू जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड चढ़ा दिए, फ्लूइड बहुत ज़्यादा चढ़ा दिए, एनएस हो गया या आरएल हो गया, एनएस हो गया या आरएल हो गया, कोई भी फ्लूइड बहुत ज़्यादा चढ़ा दिए, और वो जब फ्लूइड ब्लड वेसल में जा रहा था, दौड़ के जब जा रहा था ब्लड के साथ, ब्लड को पतला किया, पतला करने के बाद क्या हुआ कि ये पतला हो गया, इसमें पानी ज़्यादा होगा ब्लड वेसल में, और इस ब्लड वेसल में से पानी जब जाने लगेगा बाहर की तरफ सेल की ओर, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है, देखिए इधर बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ये मूव करेगा, तो यहाँ पे आने के बाद जब ECF का भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इसमें सेल में भी जाएगा और इसमें भी, तो इधर देखिए एडिमा हो जाएगा, अब पूरा इधर पूरा सेल में इधर भर जाएगा। तो इसी को कहते हैं अकर्स एट ए रिजल्ट ऑफ अल्ट्रेशन इन ऑनकोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होने के कारण जो है कि इसमें आ जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड ज़्यादा हुआ है, जो वाटर का मात्रा ज़्यादा हुआ है, उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक
प्रेशर कहते हैं, या फिर कैपिलरी परमेबिलिटी, या फिर देखिए इसमें जो ये ब्लड वेसल जो गया है, इस ब्लड वेसल का जो कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, इसमें अगर परमेडी छिद्र अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, परमेबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाए तब फ्लूइड बाहर आ जाएगा। या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब देखिए डियर, ये होता है कि जब एडिमा होता है तो उस दौरान लिम्फ नोड, क्योंकि फ्लूइड जब बाहर निकलता है ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर जब निकलता है तो एक बार वो कुछ हद तक 60 से 70% फ्लूइड यहीं से, जैसे ब्लड वेसल के बगल से अगर लिम्फ वेसल गया है तो जो फ्लूइड ब्लड से निकला वो आ जाता है लिम्फ में, लेकिन अब लिम्फ नोड में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो वहाँ भी नहीं जा पाएगा। तो जो फ्लूइड जो बाहर निकल रहा था ब्लड वेसल से वो लिम्फ नोड में भी मूव नहीं कर पाया, वापस मूव नहीं कर पाया, तो उस वजह से वो फ्लूइड इकट्ठा वहीं का वहीं इकट्ठा हो रहा है, स्पेस में ही, इधर ही सब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, एडिमा हो गया। तो ये एडिमा, और सीधे शब्द में आपसे कोई पूछे एडिमा क्या होता है तो ये बोलिएगा एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर हिंदी में बोले कि ज़्यादा फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना सेल के बीच में, ज़्यादा फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना सेल के बीच में, ठीक है, बिटवीन द सेल के बीच में। अब किस वजह से हुआ, क्योंकि ब्लड वेसल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा था, या फिर ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा था, या फिर कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा थी, यानी परमेबिलिटी मतलब छनना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड छन के बाहर गया, कहाँ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में गया, ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, इस वजह से, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए एडिमा दिखा रहा है, ये पैर में भी एडिमा बहुत ज़्यादा, अगर हम नॉर्मल सिंपल इंसान हैं तो सामने से देखेंगे तो कहेंगे कि फूला हुआ है, लेकिन आप वहीं पे खड़े रहेंगे तो पहले एक बार टच करेंगे, कहेंगे नहीं ये फूला हुआ है, तो ये पिटिंग है कि नॉन पिटिंग है। तो अगर दबाएंगे उठ जाएगा तो नॉन पिटिंग है, और अगर दब गया जैसे पके हुए आम की तरह, एक बार दबा दिए दबा रह गया, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दबा दिए दबा रह गया, तो ये पिटिंग एडिमा है। और जब हम दबा देते हैं ऊपर स्किन उठ जाती है, स्किन उठाती है, तो उसे नॉन पिटिंग एडिमा बोलते हैं। देखिए पिटिंग एडिमा ये इससे सिंपली, और यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हूँ, दब गया है। तो ग्रेडिंग भी इसमें होता है डियर, ग्रेडिंग भी होता है, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको जूम करके, ठीक है। देखिए जब दबाने पे, जब अंगूठे से उंगली से दबाएंगे, अगर 2 mm मिलीमीटर तक अंदर धंस गया तो उसे ग्रेड फर्स्ट कहते हैं। अगर 3 से 4 mm तक नीचे दब गया तो उसे ग्रेड सेकंड कहते हैं। 5 से 6 mm तक दब गया तो उसे ग्रेड 3 कहते हैं, और 8 mm तक नीचे दब गया तो उसे ग्रेड 4 कहते हैं। तो इससे पता लगा ले, लेकिन इन जनरल आपसे पूछा जाए, आपको लिखना हो तो सीधा कह दीजिएगा एडिमा क्या होता है, एडिमा क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, ये हो गया। अब उसको पूछे आपसे तो आगे टाइप, अभी टाइप हम बता रहे हैं आके आपको, तो ये हो गया आपका। देखिए अब मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए नॉन पिटिंग, इस पैर पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दबाए तो दब गया और ये दोबारा ऊपर नहीं आया। देखिए ये पोर्शन देखिए दोबारा दबा दिए और दोबारा ऊपर नहीं आया, और यहाँ पे देखिए ऐसे दबाए थे और वो गड्ढा का गड्ढा ही रह गया, ऊपर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ स्वेलिंग वगैरह हो जाता है तो लोकल एडिमा होता है, एक जनरलाइज एडिमा होता है और एक लोकल एडिमा होता है, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए ये एक साइड का पूरा जो है कि ये स्वेलिंग दिख रहा है, और ये सिर्फ एक पैर में दिख रहा है, और इसमें देखिए दोनों पैर में दिख रहा है। सिंपल सा, अगर आपको भी एडिमा के बारे में नहीं पता है तो आप भी सामने से देखेंगे, कहें कि हाँ यार ये तो फूला हुआ है, ये तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर आप जानकार हैं तो स्वेलिंग है तो किस वजह से है ये देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद टच करके देखेंगे तो बताएंगे, कहेंगे नहीं फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, वो भी पिटिंग एडिमा है कि नॉन पिटिंग एडिमा है, ये भी बता देंगे, ठीक है। तो आइए आगे अब हम आपको बताते हैं। देखिए देयर आर 2 टाइप, हमने कहा 2 टाइप, एक लोकलाइज्ड एडिमा और दूसरा जनरलाइज्ड एडिमा। तो लोकलाइज्ड एडिमा क्या होता है, शरीर के किसी लोकल आर्गन में होगा, लोकल जगह पे, जैसे स्किन पे देखिए, जैसे इंसेक्ट बाइट कर दिया, ठीक है, मधुमक्खी काट ली, ठीक है, और ये कोई इंसेक्ट काट लिया तो एक जगह, या फिर किसी चीज़ से एलर्जी हो गई तो स्किन पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया, या और बच्चे के देखिए यहाँ पे आँखों पे इधर स्वेलिंग हुआ सिर्फ यहीं पे, तो ये लोकल एडिमा है,
लोकल इडिमा क्या होता है, अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी। कोई जैसे मान लीजिए प्रिक हो गया, कुछ चीज़ एक जगह प्रिक हो गया, नुकीला चीज़, नुकीला सुई वगैरह या कुछ भी नुकीला चीज़ प्रिक हो गया तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो वो लोकल एडिमा में आएगा। कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया, वहाँ पे स्वेलिंग हो गया तो वो लोकल एडिमा में आ जाएगा। ठीक है, कोई एलर्जी हो गया किसी एक हाथ के किसी उंगलियों में, शरीर के किसी पार्ट में थोड़ी सी जगह पे अगर हो गया तो वो लोकल एडिमा हो गया। तो लोकल एडिमा अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट या फिर सर्जरी, या फिर देखिए सर्जरी करने के बाद, किसी घाव को रिपेयर करने के बाद, सर्जरी करने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, लोकल, सिर्फ उस घाव एरिया में ही स्वेलिंग है तो उसे कहेंगे लोकल एडिमा। ठीक है, लोकल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या फिर बर्न, यानी कि किसी ट्रामा की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर इन्फ्लामेटरी यानी कि एलर्जी की वजह से, या जल गए फफोले पड़ गए तो भी वो लोकल एडिमा में आएगा। तो इसको देखिए हम जो है कि साइंटिफिक टर्म में एंजियो एडिमा बोलते हैं, एंजियो एडिमा। और ये क्या होता है, पेनलेस होता है स्वेलिंग, पेनलेस क्योंकि स्किन के अपर लेयर पर रहता है ना, स्किन के अपर लेयर पर रहता है, उसमें दर्द वर्द नहीं रहता है। तो इसलिए कभी आपको पूछ लिया जाए कि पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन इज कॉल्ड, तो एंजियो एडिमा, एंजियो एडिमा, पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन ट्रिगर्ड बाय द एलर्जी, किसी एलर्जी की वजह से, एनिमल डेंडर की वजह से, किसी एनिमल के किसी प्रोडक्ट से, या पॉलन से। ठीक है, पॉलन मतलब जो जैसे मतलब कुछ पेड़ पौधों से जो निकले, फूल से निकले हुए जो पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, उससे एलर्जी किसी को होता है। जैसे कोई फूल सूंघ लिया, कोई वो कर लिया तो खुजली होने लगती है शरीर में या चारों तरफ, तो उसकी वजह से, या किसी ड्रग्स की वजह से, या फिर कोई इंसेक्ट, पॉइजनस इंसेक्ट काट लिया उसकी वजह से, या कोई फूड एलर्जी हो गया उसकी वजह से, या किसी मेडिकेशन की वजह से। तो यानी लोकल, एक जगह लोकल स्वेलिंग होगा तो उसे लोकल एडिमा कहते हैं। और साइंटिफिक टर्म में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन, तो एंजियो एडिमा। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरलाइज्ड एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा पहला था लोकल, अब ये जनरलाइज्ड क्या होगा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनासार्का, इसका नाम ही क्वेश्चन कई बार पूछता है डियर, एनासार्का इसे बोलते हैं। इज एन एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का इकट्ठा होना इन द इंटरस्टिशियल स्पेस थ्रू आउट द बॉडी एंड अकर एज ए रिजल्ट ऑफ कंडीशन सच एज कार्डियक, रीनल, लीवर फेल्योर। जनरलाइज का मतलब जानते हैं डियर, पूरे शरीर में दिक्कत, हृदय में दिक्कत, हार्ट में हुआ दिक्कत, किडनी में हुआ दिक्कत, लीवर में हुआ, और पूरा का पूरा शरीर में स्वेलिंग दिख गया, पैर में भी, ठीक है, हैंड पर भी, और नीचे एब्डोमेन में भी, और यहाँ पे चेहरे पर भी। ठीक है, तो सभी इसे कहते हैं जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज एडिमा ये होता है कि पूरे शरीर में भी दिख सकता है, शरीर के आधे पार्ट में भी दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। और वो भी ये किस जनरलाइज एडिमा ज़्यादातर किस वजह से होता है, लोकल में तो इंसेक्ट बाइट किया था उसकी वजह से, किसी चीज़ से एलर्जी थी उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे हार्ट काम करना ठीक से नहीं काम करे तब, अगर किडनी ठीक से नहीं काम करे तब, या लीवर ठीक से नहीं काम करे तो, ठीक है, तब जनरलाइज एडिमा होगा। अब इसमें भी कई टाइप का होता है। पेरीफेरल एडिमा, पेरीफेरल एडिमा में जब सिर्फ और सिर्फ पैरों, हाथ और पैर में स्वेलिंग होगा, हाथ और पैर में स्वेलिंग होगा, तो ये जो है कि अफेक्ट द लेग, एंकल एंड फीट, यानी कि पैर में। ठीक है, कहाँ होगा, पैर में और हाथ में जब होगा तो उसे पेरीफेरल एडिमा कहते हैं। तो उसे देखिए यहाँ पे, देखिए ये पैर, तो इसमें जब इसमें यहाँ पैर में यहाँ पर हो, कह रहा है कि अफेक्ट द लेग, एंकल, फीट, लेग, एंकल, फीट। ठीक है, एंकल या हाथ में, ठीक है, यहाँ पे, और हाथ में भी, और फीट, पैर में भी। तो पेरीफेरल में क्या होगा, पेरीफेरल जब स्वेलिंग इधर हो, पैर में और हाथ में। ठीक है, ये कॉमन काज, इसका कारण क्या है, देखिए स्टैंडिंग आर सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक खड़े होके आप काम करते रह जाइए पूरा दिन भर, तो शाम को स्वेलिंग हो जाएगा। और वो भी कैसा होगा, वो नॉन पिटिंग होगा, यानी कि लोकल होगा। रेस्ट कर लीजिए और पैर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के सो जाइए, सही हो जाएगा ये। ठीक है, लंबे समय तक खड़े होकर काम करने की वजह से क्या हो जाता है, पेरीफेरल एडिमा हो जाता है, पेरीफेरल एडिमा। या फिर हाथ को काफ़ी देर तक ऐसे उठा के काम करने वाला, जो है कि हाथ को खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं,
ठीक है, खड़े होके हाथ को ऐसे उठा के काम कर रहे हैं, दिन भर ऐसे किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के काम, तो तब हाथ में, क्योंकि सर्कुलेशन जो है कि इधर ही साइड उधर जा नहीं पाता है, तो ऊपर साइड, तो ये हो गया। या फिर हाथ और पैर में पुअर सर्कुलेशन, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ना हो रहा हो इसकी वजह से, या फिर हार्ट काम करना, हार्ट ठीक से काम ना कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि हार्ट उसमें कार्डियक एरिथमिया में कंडीशन में होता है, जब किसी का हृदय सही से न धड़के, रुक हो, धीरे धीरे तेज़ हो जाए, फिर कम हो जाए, ऐसे कि कोई किडनी डिजीज हो जाए, या किडनी में कोई डिजीज हो जाए, या लीवर डिजीज हो जाए, तो इसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा होता है। पेरिफेरल का मतलब है सिर्फ हाथ और पैर में, बॉडी में इधर एरिया में नहीं होगा, हेड में नहीं होगा और इधर नहीं होगा, सिर्फ हाथ पैर में, ठीक है। तो ये है पेरिफेरल एडिमा। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा, क्या, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी शब्द से नाम ही है। जब देखिए पल्मोनरी किसे कहते हैं, तो एक बात कहूँ तो ये देखिए आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है, लंग्स है ये, ठीक है, ये लंग्स है, और लंग्स से ब्लड वेसल देखिए आता है हृदय में, ये हार्ट है, और हार्ट से जो है कि पूरी बॉडी में फैलता है, तो ये बॉडी हो गई, शरीर हो गया बॉडी में। तो देखिए ब्लड यहाँ से हार्ट से इधर जाता है, फिर यहाँ CO2 दे के, यहाँ लंग्स में CO2 दे के ऑक्सीजन लेता है, फिर उसके बाद आता है इधर, ठीक है, यहाँ से फिर खुलेगा कहाँ पे, लेफ़्ट आर्टरिया में, लेफ़्ट आर्टरिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ऐसे जाके फिर एओर्टा से होते हुए ऐसे जाएगा। तो देखिए ये क्या है, पल्मोनरी है, जो लंग्स की तरफ सप्लाई हार्ट कर रहा है, जो हार्ट जो है कि लंग्स की तरह, हार्ट में, हार्ट से जितनी आर्टरी हैं, जितनी आर्टरी हार्ट से लंग्स की तरह सप्लाई कर रही हैं, वो क्या है, और हार्ट लंग से हार्ट की तरफ ला रही हैं, तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आती हैं। तो यानी पल्मोनरी एडिमा यानी कि लंग्स की तरफ जितनी भी ब्लड वेसल हैं उनमें एडिमा होगा। अफेक्ट द लंग्स, फ्लूइड एक्युमुलेट इन द एयर स्पेस मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। अब ऐसे कंडीशन में देखिए पल्मोनरी जब एडिमा होगा, देखिए आपको मैं अगर अच्छे तरीके से बता दूं कि अंदर अगर लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें, तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है, क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, ऐसे एल्वियोलाई ढेर सारी होती हैं ऐसे, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो ये लंग्स होती हैं। और इस लंग्स में पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन जो है कि सर्कुलेट करती हैं, जाती हैं हर, क्योंकि सभी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेना होता है और CO2 को छोड़ना होता है, तो यहाँ से लेती हैं। अब बताइए इसमें अगर ब्लड वेसल में, इस ब्लड वेसल में जो लंग्स की तरफ जा रहा है, मान लीजिए जैसे एक एल्वियोलाई हम लेते हैं, एक एल्वियोलाई, ठीक है, एक एल्वियोलाई लेते हैं, देखिए एक लंग्स का एक एल्वियोलाई है, और उसके बाद देखिए यहाँ इसके पास से एक ब्लड वेसल, पल्मोनरी ब्लड वेसल ऐसे गुजरा, ठीक है। अब बताइए इस ब्लड वेसल में अगर फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो फ्लूइड जाएगा एल्वियोलाई में भरेगा, फ्लूइड जाएगा एल्वियोलाई में भरेगा, और एल्वियोलाई में जब भर जाएगा, जिसका काम है सिर्फ एयर को फिल्टर करना, तो उसमें फ्लूइड भर जाएगा, तो एयर कहाँ से फिल्टर हो पाएगा, ना तो CO2 उधर जा पाएगा, ना तो ऑक्सीजन इधर आ पाएगा। तो वही है, कहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, एयर सैक में, एल्वियोलाई में, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। अब इस कंडीशन में वो सांस कितना भी ले, लेकिन ऑक्सीजन उसका आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया डियर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, हार्ट फेल होने या ब्रेन सेल डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा अगर हो जाए तो, ठीक। तो इसमें कॉमन इसके काज क्या हैं, काज ये है कि हार्ट फेल्योर हो जाए, ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाए, या फिर हाई एल्टीट्यूड मतलब कभी कभी देखिए पर्वतारोही होते हैं जो पर्वत पे चढ़ते हैं, या फिर हाई ऊंचाइयों पे, कभी जो प्लेन एरिया में रहा है और वो ऊंचाई पे जब जाता है, तब उस दौरान ऐसा देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है उसके लंग्स में ऐसा दिक्कत आएगा एयर स्पेस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है। अभी तक वो रह रहा था प्लेन एरिया में रह रहा था, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे चेंज होता है। तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, देखिए हमारे ब्लड वेसल में हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल हैं 760 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करती हैं, लेकिन जैसे इंसान ऊपर हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाता है तो वहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो इस ब्लड वेसल देखिए, कोई भी पाइप हो, कोई भी आप यही ब्लड वेसल ही नहीं, आप किसी पाइप में अगर पानी भर के ले जा रहे हैं तो ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ भी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ ना और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ ना तो फट जाएगा, इसे पाइप भी फट जाएगा और वो भी हो जाएगा। इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो बढ़िया से जैकेट या सूट वगैरह पहन के जाते हैं, नहीं तो वहाँ पर भी चिथड़े उड़ जाएंगे। ऐसे खड़े खड़े क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो देखिए, किसी पाइप में अगर पानी जा रहा है, अगर इधर का बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर मेंटेन है तभी ये फ्लूइड अपने रास्ते पे जाएगा और इधर कुछ नहीं दिक्कत। लेकिन अगर ज़रा सा फ्लूइड के अंदर का प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ तो बाहर का कम हुआ तो ये ऐसे मार देगा, फट जाएगा ऐसे। तो यही कारण होता है, हाई एल्टीट्यूड या ऊंचाइयों पे या अंतरिक्ष में स्पेस पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इस वजह से पैरासूट के अंदर होके जाते हैं ताकि वो प्रेशर जो है सूट पे पड़े, शरीर पे ना पड़े, तो इस वजह से ऐसा ना हो। तो वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है क्योंकि लंग्स के पास भी तो ब्लड वेसल गई हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे को निमोनिया हुआ है या फिर एडल्ट को निमोनिया हुआ है, तब उस कंडीशन में एडिमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे है इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंसेस से भरा हुआ धुआं या हवा उसके लंग्स में चला गया तब पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा में सीधा लंग्स में अफेक्ट पड़ेगा और सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी एडिमा। उसके बाद डियर बात करें सेरेब्रल एडिमा, ये ब्रेन में, ठीक है, सेरेब्रल एडिमा ब्रेन में होगा, अफेक्ट द ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड एक्युमुलेट इन द ब्रेन टिश्यू, कहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, ब्रेन टिश्यू में, लीडिंग टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ICP बढ़ जाता है। एक नॉर्मल प्रेशर पे काम करता है हमारे ब्रेन सेल काम करते हैं। ब्रेन में जो CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो दौड़ता है, सर्कुलेट करता है, वो भी एक प्रेशर के तहत ही सर्कुलेट करता है। अगर ज़्यादा या कम हुआ तो दिक्कत हो जाता है। तो उसकी वजह से अब जब ज़्यादा अंदर के जो जहाँ पे वेंट्रिकल में CSF दौड़ रहा है, CSF अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हुआ, अंदर का प्रेशर CSF के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये बाहर की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो जब ब्रेन के टिश्यू के बीच में, सेल के बीच में फ्लूइड भर जाएगा तो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ऐसे में ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस रहेंगे या ब्रेन सेल डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, कॉमन ट्रामा हो गया, ट्रामा मतलब कि हेड में कहीं से इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक मतलब कि एकाएक जो है कि फ्लूइड की मात्रा कम हो गई या एकाएक ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर हो गया उसकी वजह से, या फिर ब्रेन में किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, यानी इसे बोलते हैं सेरेब्रल एडिमा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें लिम्फेडिमा। देखिए लिम्फेडिमा सीधा नाम में ही है, लिम्फेटिक टिश्यू, अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। प्रोटीन रिच फ्लूइड एक्युमुलेट इन द टिश्यू। हमने अभी कहा कि देखिए, हमने कहा कि नॉर्मल प्रक्रिया क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, जैसे देखिए ब्लड वेसल गया है, और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ जहाँ लिम्फ वेसल गई हैं वहीं साथ ब्लड वेसल गई, वहीं साथ साथ लिम्फ वेसल भी जाती हैं, लिम्फ वेसल भी जाती हैं, उसके साथ साथ ही सर्कुलेट करता है ऐसे, क्योंकि इससे निकला हुआ, ठीक है, क्योंकि इससे निकला हुआ ब्लड वेसल से मैक्सिमम फ्लूइड बाहर निकला हुआ जो सेल यूज किया और नहीं बचे हुए फ्लूइड को फिर से CSF में आ जाता है और CSF में सर्कुलेट करता है, ठीक है। इधर से जा रहा था, फ्लूइड ज़्यादा हुआ, बाहर आया, सेल के पास गया, सेल को कुछ लेना था तो लिया, जो भी नहीं लिया तो बचे हुए अमाउंट को ये मैक्सिमम 60 से 70% वो लिम्फ वेसल में चला जाता है वापस फिर से, नहीं तो एडिमा नहीं हो जाएगा। तो अभी तो हमने स्टार्टिंग में ही तो बताए हैं कि एडिमा इसी, या तो फिर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए लिम्फ वेसल में और इसमें जो है इससे परमिबिलिटी बढ़ जाए, तो इस वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा होने लगे। कॉमन काज इसका कारण क्या होता है कि सर्जरी हो कोई, या फिर रेडिएशन थेरेपी हो, या इन्फेक्शन हो, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है। अब अगला जो है कि पैपिली क्या होता है, ठीक है। पैपिली एडिमा क्या होता है, देखिए आँखों में दिक्कत हो जब पेरीफेरी में, इट इज़ ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग दैट इज काज्ड बाई इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ड्यू टू एनी काज।
ठीक है। ब्रेन में आईसीपी बढ़ने की वजह से आँखों के ऑप्टिक डिस्क पे जो आँखें की जो न्यूरॉन्स गई रहती हैं या सीएसएफ गया रहता है ऑप्टिक डिस्क पे, वहाँ पे अगर स्वेलिंग हो गया तो उसे कहते हैं पैपिली एडिमा कहते हैं। ठीक है। काज क्या है इसका, कारण क्या हो सकता है, जैसे मेडिकल कंडीशन दो कारण कई हो सकते हैं काज पैपिली एडिमा का, हार्ट फेल्योर, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, डायबिटीज़ हो गया, उसमें थायराइड डिसऑर्डर। देखिए थायराइड डिसऑर्डर जिसका रहता है सब कुछ कार्य करेगा, उसको पेन वोन कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है कि TSH, ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग अगर हार्मोन जो है कि अगर इसमें डिसबैलेंस हुआ तो क्या हो जाएगा, थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है और शरीर पूरी फूल आती है और घर वाले सोचते हैं कि बहुत सुधर रही है, खाना पीना खा के बहुत मोटी हो रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, जांच कराइए, थायराइड लेवल बढ़ घट सकता है, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये मेडिकल काज हो गया। उसके बाद दूसरा है मेडिकेशन यानी कि दवा हुआ किसी से, जैसे बहुत लंबे समय तक स्टेरॉयड ले रहा है, स्टेरॉयड ड्रग्स ले रहा है, तो स्टेरॉयड कौन लेता है, जैसे कि किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या इम्यून यानी कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉयड जो लेता है उसके अंदर ऐसा दिख सकता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर मेडिकेशन यानी जो बीपी की दवा बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो लंबे समय तक खा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत होगा। हार्मोन रिप्लेसमेंट थियरी यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है कि जो फीमेल्स होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, उनमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है, तो उसकी वजह से, या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लंबे समय से ले रहा है तो उसको ऐसा दिक्कत देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे डियर बात करें तो लाइफ स्टाइल फैक्टर, कुछ तो लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे पुअर डाइट ले लिए, लैक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव साल्ट कंजप्शन, बहुत ज़्यादा साल्ट का कंजप्शन करेंगे तो बीपी बढ़ेगा और बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आएंगे। अदर फैक्टर में जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दिखता है, प्रेगनेंसी के दौरान माता के चेहरे पे सुबह सो के उठती है, चेहरे पे स्वेलिंग रहती है और पाँव में, फीट में, पैरों में जो है कि स्वेलिंग रहती है, लेकिन अभी धीरे धीरे 1 घंटा बाद फिर सबसाइड हो जाता है प्रेगनेंसी में। मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेज हो गए या फिर एलर्जी हो गया उसकी वजह से। ठीक है, तो ये एडिमा काज करते हैं डियर। उसके बाद सिम्टम, अगर एडिमा का साइन सिम्टम की बात करें तो स्वेलिंग होगा, इन जनरल में स्वेलिंग होगा। दूसरा पेन होगा, कभी कभार जब ट्रॉमेटिक है तो पेन होगा, नहीं तो अगर एंजियो वाला होगा तो नहीं, वहाँ पे पेन नहीं होगा। यानी कि लोकल एडिमा में जब किसी इंसेक्ट बाइट करने से या एलर्जी से हो रहा है तो वो पेन नहीं करता, वो पेनलेस होता है। पेन कब होगा, जब इंजरी, जब कोई चुभ जाए, वो हो जाए तो उसकी वजह से, तो वहाँ पे पेन होगा। अफेक्टेड एरिया में भी पेनफुल में भी, इसीलिए देखिए में भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं चल रहा, अगर ट्रॉमेटिक है तो में भी हो सकता है, पेन हो सकता है, नहीं तो, और अगर ये इसमें लोकल में आएगा। ठीक है, और जनरलाइज में भी दिक्कत होता है जब ट्रॉमेटिक हो जाए। पेन में भी वर्सन विथ मूवमेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड उसमें बढ़ रहा है, अब फ्लूइड का मूवमेंट हो नहीं रहा तो उसकी वजह से, और अगर मूव करेंगे उस दौरान, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हाथ पांव मूव कर लें तो उस दौरान पैरों में दर्द हो सकता है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट तो फील होगा ही, स्वेलिंग हो गया है तो डिस्कम्फर्ट होगा ही। डिस्कम्फर्ट में वर्सन विथ स्टैंडिंग, और लंबे समय तक खड़े रहेंगे या चलते रहेंगे तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो गया, जब एडिमा हो जाएगा तब। लिमिटेड मोबिलिटी, इस दौरान जो है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अगर पैरों में हो जाए, जहाँ भी शरीर में हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो चल नहीं पाएगा। स्वेलिंग में लिमिट मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन, हाथ पांव नहीं फैला पाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा बॉडी। तब जैसे हम बता रहे हैं कि जो थायराइड का दिक्कत जिसको होता है, उसकी शरीर में जब स्वेलिंग होती है तो देख लीजिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। आप देखिएगा उसमें पूरी शरीर जब फूल जाती है तो ना ठीक से हाथ पाँव फैला पाते, ना तो चल पाते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम डियर। अब उसके बाद जो है कि ट्रीटमेंट, अगर इसकी बात करें कि इसका समस्या का समाधान क्या है, तो मेडिकेशन में क्या देंगे, डायरेटिक्स यानी फ्रूसेमाइड देंगे, रिड्यूस द फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको निकालने का काम कर देगा जब फ्रूसेमाइड देंगे, डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स में डियर 2 होता है, डाईयूरेटिक्स में 2 होता है, एक लूप डायरेटिक्स होता है, और ये एक होता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स।
ठीक है। आस्मोटिक तब देंगे जब ब्रेन में होगा, ठीक है, सेरिब्रल एडिमा होगा तब, ठीक है। अब फ्रूसेमाइड कब देंगे? फ्रूसेमाइड जब ऑल ओवर बॉडी में किडनी और लीवर के काम और हार्ट के ना काम करने की वजह से हो रहा है तो लूप डायरेटिक्स देंगे, फ्रूसेमाइड वगैरह, और इसमें आस्मोटिक में मैनिटॉल आ जाता है, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, वही जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे थे उसको बोलो थोड़ा सा टहला घुमा करे और एक्सरसाइज किया करे, ब्लड सर्कुलेट अच्छे से करे तो स्वेलिंग नहीं होगा। एलिवेटिंग अफेक्टेड एरिया टू रिड्यूस स्वेलिंग, यानी कि लंबे समय से खड़े होकर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चल फिर लीजिए, या फिर लंबे समय से बैठ के काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चल फिर लीजिए कुछ टाइम बाद। सो एक्सरसाइज टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इम्प्रूव हो जाएगा। रिड्यूस साल्ट इंटेक, अगर बहुत ज़्यादा नमक युक्त खाना खा रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए। वियरिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग, ऐसा कोई कपड़ा टाइट फिट ना पहनिए कि जिससे कंप्रेशन हो और ब्लड वेसल दब जाएँ, ठीक है। अल्ट्रेशन, टाइट कपड़ा आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, टाइट पहनते हैं, ठीक है, तो टाइट कपड़े ज़्यादा ना पहने। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ क्या है कि मसाज कर देंगे टू इम्प्रूव लिम्फेटिक ड्रेनेज, वहाँ उस एरिया में देख लीजिए, मसाज करने से अगर हो जाए तो मसाज करना होता है, जैसा होगा आप देखने के बाद पता चलता है, ठीक है। एक्वापंचर टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिक करके उससे फ्लूइड रिमूव कर देते हैं, फ्लूइड हटा देते हैं तो राहत मिल जाती है, ठीक है। हर्बल रेमेडीज़, यानी कि हर्बल उपचार में रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, बहुत सारे पाउडर वो आते हैं, ठीक है, खाने और पीने के लिए लगाने के लिए। सर्जरिकल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर मेडिकेशन से नहीं काम चला तो सर्जरी करके उसको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी टू रिमूव एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, जो भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ है टिश्यू में उसको बाहर निकाल दें। रिपेयर डैमेज लिम्फ वेसल में जो डैमेज होने की वजह से दिक्कत है उसको भी हटा दें, ठीक है। तो ये डियर पूरा आपका जो है कि लिम्फेटिक एडिमा था, एडिमा को हमने आज निकोल कर रख दिया एकदम पूरा का पूरा डियर, ठीक है। एडिमा कह लीजिए या फिर एडिमा कर लीजिए, इसको पूरा का पूरा। आई थिंक आपको अब कभी दिक्कत नहीं होगा, आप कहीं भी सुनेंगे तो आप तुरंत आंसर देंगे, और जो वीडियो पूरा देखा होगा तो वही, ठीक है। तो डियर इसको अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक ऐसा ही लेके आएंगे आपको जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा हर एक जगह सुनने देखने को मिलता है, ऐसा कुछ टॉपिक हम लेके आएंगे आपको, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए डियर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।